नमस्कार बच्चों, मैं पूजा शर्मा ज्ञान पब्लिक स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। देखिए, पाठ के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वर्णों के ऊपर विचार करना और उच्चारण और वर्तनी। देखिए, व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि हमें हिंदी जब हम लोग वन पढ़ते हैं, उसमें निबंध पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, उसके लिए हमें उसका शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी और उसकी एक एक नियम को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण की आवश्यकता में सबसे पहला चैप्टर हमारे क्या था व्याकरण में? भाषा। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार भाषा, सबसे पहले हमें पता लगेगा कि हम भाषा जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, उस भाषा की हमें बनाने की लिए हमें क्या करना पड़ा? सबसे पहले वर्णों की आवश्यकता पड़ी। देखिए, वर्ण के आधार पर ही हमारी क्या बनती है? भाषा बनती है। पहले वर्ण हुए, वर्ण से क्या बने? मिलकर शब्द बने, शब्द से क्या बने? वाक्य बने, और वाक्यों के द्वारा ही हमारी पूर्ण भाषा का विकास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और निश्चित इकाई है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है। कुछ विशिष्ट ध्वनियां भाषा के उच्चारण और लेखन में काम आती हैं। उनके लिए जो विशिष्ट चिन्ह निश्चित किए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं। देखिए, कुछ निश्चित किए गए हैं चिन्ह, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वैसे तो मनुष्य के मुख से बहुत सी ध्वनियां निकलती हैं, लेकिन सभी वर्ण नहीं होते, है ना? हम लोग बहुत सारे जो है ध्वनियां अपने मुख से निकालते हैं, लेकिन सभी को हम लोग वर्ण नहीं कह सकते हैं। केवल कुछ ही ध्वनियों को स्वीकार करके उनमें से प्रत्येक ध्वनि का विशिष्ट चिन्ह ही विशिष्ट वर्ण माना जाता है। जैसे अ एक वर्ण है जिसकी अपनी एक ध्वनि है, जबकि ई वर्ण की अपनी अलग ध्वनि होती है। देखिए, अ क्या है? एक वर्ण है जिसकी अपनी एक ध्वनि है, जबकि ई वर्ण की अपनी एक अलग ध्वनि है। ये सब स्वीकृत ध्वनियां ही मिलकर वर्णमाला बनती है। देखिए, सभी जब मिलती हैं तभी एक वर्णमाला बनती है। इन चित्रों को देखना है और समझना है। जेकब पतंग उड़ा रहा है, मोहिनी विद्यालय जा रही है, सलमा बगीचे में घूम रही है। हमने क्या देखी? वाक्य देखे। वाक्य से हमें पता लग रहा है कि हमें चित्र को देखकर भी वाक्य हमें प्रॉपर समझ में आ रहा है कि जेकब क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है, मोहिनी विद्यालय जा रही है, सलमा बगीचे में घूम रही है। इसके अलावा इन वाक्यों में जेकब, विद्यालय, बगीचे आदि कई शब्दों का प्रयोग किया है। यदि हम ध्यान से इनका उच्चारण करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सी ध्वनियों के मेल से शब्द निर्मित हुए। देखिए, जो भी हम शब्द लिखते हैं वो सभी क्या है? बहुत सारे वर्णों से मिलकर बनते हैं, बहुत सारी ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। अब हमें जानना है कि जेकब शब्द कैसे बना। जेकब में ज प्लस ए प्लस क प्लस अ प्लस ब प्लस अ। देखिए, वापस देखिए, जेकब में ज हलंत वाला प्लस ए, यहाँ पर ए की ध्वनि है, प्लस क हलंत वाला। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा वर्ण। प्लस क में अ की ध्वनि है, प्लस ब हलंत प्लस अ, यानी ब में भी किसकी ध्वनि? अ की ध्वनि। तो पूरा क्या बना? जेकब। विद्यालय, विद्यालय में व प्लस छोटा ई प्लस द प्लस य प्लस आ। ठीक है, इनके अंदर ध्यान से देखिए, य प्लस आ है, ठीक है, लेकिन द प्लस य है। विद्यालय में द प्लस य मिलकर ध बनता है। व में छोटी की ध्वनि प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ य प्लस अ, यानी क्या बना? ये मिलकर विद्यालय शब्द बनता है। अब देखिए आगे, बगीचे, बगीचे में ब प्लस अ प्लस ब प्लस ई प्लस च प्लस ए, तो क्या बना? देखिए, बगीचे। ठीक है, ये क्या बना? बगीचे। यानी ब में अ की ध्वनि है, ग में बड़ी की ध्वनि है, प्लस च प्लस ए की ध्वनि, तो क्या बना? बगीचे।
इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहलाती है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब कोई भी ऐसी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि हमें जब प्रॉपर हमने सही ढंग से वाक्य लिखा तो प्रॉपर वाक्य बनता है। इन वाक्यों में जेकब, विद्यालय, बगीचे आदि कई शब्दों में क्या है, हमने इनका टुकड़े कर कर देखा। उसके बाद हमने जाना कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वे वर्ण कहलाती है। आगे चलते हैं, वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। देखिए, जब वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो वर्णमाला कहलाती है। जैसे हम फूलों को व्यवस्थित रूप से लगाकर एक माला बनाते हैं, इसी प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखने पे हमें क्या कहते हैं? वर्णमाला बनती है। अब देखते हैं हम वर्ण के दो भाग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो रूप में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए, स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग्रेजी भाषा ध्वनि ओ हिंदी भाषा से आगे स्वर मानी जाती है। देखिए, इसमें हमने ओ करके बोलते हैं ना, तो वो आ है ना ओ है, इसे हम कहते हैं ओ। अब चलते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इस तरह से हमने क्या जाना, ये सभी क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। इन्हीं में दो होते हैं पुष्प, जिन्हें हम मानते हैं मान्य व्यंजन। कैसे? देखिए, ड और ढ, हम ड और ढ पढ़ते हैं, लेकिन इनके नीचे बिंदी लगाकर जो एक अलग वर्ण लिखे जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ड और ढ। इनका भी हम अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग करते हैं। आगे है हमारे संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए, श कैसे बना? जब हमने क प्लस श प्लस अ मिलाया तो क्ष बनता है। त कैसे बना? त प्लस र प्लस अ बनाने से त्र बना। ज कैसे बना? ज प्लस य प्लस अ मिलाने से ज बनता है। श्र कैसे बनता है? श प्लस र प्लस अ मिलाने से श्र बनता है। स्वरों की मात्रा चिन्ह निश्चित है। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ में किया जाता है, ध्वनि के रूप में किया जाता है। देखिए कैसे? अ में क मिलाया तो कब, कम, यानी बिना मात्रा के, लेकिन सिर्फ अ मिलाने पर क्या बने शब्द? कम और कब। आ, हमने जब मात्रा चिन्ह आ मिलाया क में तो क्या बना? का। इनसे क्या शब्द बने? काला और काला। ओ मिलाने पर देखिए, को मिलाया तो क्या बना? कॉलेज और कॉटन। ई यानी छोटी ई मिलाया तो की बना, किताब और किसान। हमने बड़ी ई मिलाया तो क्या बना? देखिए, की और की। ऊ, छोटा ऊ, कुल्हाड़ी, कुछ। ऊ, बड़ा ऊ। देखिए, कूकना और कूटना। री, क्री, कृष्ण और कृपा। ए यानी सिंगल मात्रा, केवल, केवट। आई इस तरीके से लगेगी, कई, कैलाश और कैद। ओ, को, कोमल और कोना। औ कैसे लगेगी मात्रा? दो मात्राएं, कौ, कौन और कौआ। ध्यान से समझना है, कौन और कौआ। यहाँ पर कोमल और कोना। अब हमें क्या ध्यान रखना है? अ की कोई मात्रा नहीं होती और प्रत्येक व्यंजन के साथ मिला हुआ रहता है। इसके मिला बिना व्यंजन का सही उच्चारण नहीं होता। देखिए, कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर के अधूरा है, चाहे वो अ ही क्यों ना हो। जब हम उसमें अ मिलाएंगे तभी वो पूरा क, ख, ग, घ, ड़
यानी पूरे व्यंजन जो है वो जब तक हम उसमें अ नहीं मिलाएंगे वो अपने आप में अधूरा है। जब तक हम उसमें स्वर नहीं मिलाएंगे, चाहे वो ई की मात्रा है, चाहे आ की मात्रा है, चाहे ऊ की है, चाहे ओ की है, जब तक हम उसमें स्वर नहीं मिलाएंगे जब तक व्यंजन पूरे नहीं होते। इसी में अब आगे चलते हैं हम, जिनका प्रयोग तो हम दिन रात करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आते कि इनको कहते क्या है। देखिए अनुस्वार, अंग, अंग की ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, रंग, जंग। अब है अनुनासिक, अ की ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गला, देखिए मैंने बोला अंग बोला, एक बोला, यानी नाक और गला दोनों से होती है, जैसे आंख, चांद, हंस आदि। समझ रहे हैं आप लोग। फिर है विसर्ग, अह, यानी अह की ध्वनि को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की भांति होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रातः, अतः और नमः। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए हलंत, हलंत का प्रयोग व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा में, जैसे मैंने पहले बोला था आपको समझ में नहीं आया था कि मैडम क्या बोल रही है, लेकिन ये जो हलंत नीचे निशान लगाते हैं हम क, च, ट, त, प के नीचे, व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। यदि व्यंजन में स्वर मिला हुआ न हो तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तब वह व्यंजन आधे व्यंजन के रूप में होता है, जैसे क, च, ट, त, प आदि। अब इसमें क्या विशेषता है, पूरे चैप्टर में र में उ और ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। देखिए र में यहाँ नीचे ऊ नहीं लगेगा, जबकि कैसे लगेगा, अंदर रू। ये भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अलग अलग। जब छोटा ऊ लगाएंगे तो उसके अंदर इस तरीके से लगेगी मात्रा, रुपया, बोलने का तरीका भी अलग होगा। इसी के बाद में र में हम रू की मात्रा ऊपर ऐसे नहीं लगाएंगे, इसमें कैसे लगाएंगे, छोटा बड़ा ऊ, उसको ऐसे निकाल के इस तरीके से रू। हम इसका अंतर हमें जानना आवश्यक है, रुपया और रू। र का विपुल प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है, जैसे र पूरा र हो गया रथ, राम, हार। अब यहाँ पर र ऊपर की तरफ, इसको हम रेफ बोलते हैं। कर्म, सूर्य, वर्ण, ये क्या होता है, र नीचे की तरफ, इसको हम पदेन बोलते हैं। प्रेम, क्रम, समुद्र, यानी नीचे की तरफ लगने पर ही इसका व्यंजन पूरा हो पाता है। ये इस तरीके से भी पदेन बोलते हैं। राष्ट्र, ड्रम, ट्रक। अब चलते हैं आगे। अब री की मात्रा, ये री है, ये र नहीं होता है, री की मात्रा होती है, र की मात्रा नहीं होती है। र की हमने 3 मात्राओं को समझ लिया, ये री की मात्रा होती है। इस प्रकार लगती है कैसे, ग प्लस री यानी गृह, इसको हम क्या बोलेंगे, गृह। ह प्लस री प्लस इस तरीके से हृदय, इसको क्या बोलेंगे, हृदय। हृदय नहीं होता, हृदय होता है। क प्लस री, कृ यानी कृपाण। इस तरह से हमने क्या सीखा आज, मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के 2 भेद स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों की चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। र का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। तो आज हमने अपने पाठ में हर तरीके से जान लिया कि हमें कैसे व्यंजन, कैसे हलंत लगाने, कैसे व्यंजन लिखने, कैसे मात्राएं लिखनी है। तो आपसे मुझे सबसे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और जाना होगा। एक बार हम मात्राओं को वापस से जान लेते हैं, काफी बच्चे बाद में भी समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए अ, क, कब, कम, आ, का, काला, काना, ओ, को, कॉटन, कॉलेज, ई, की, किताब, किसान, ई, की, कीर, कु, कुल्हाड़ी, कुछ, ऊ, पूपना, कूटना, री, क्री, कृष्ण और कृपा, ए, केवल, केवट, आई, कैलाश, कैद, ओ, कोमल, कोना, औ,
को, कौआ। इस तरह से हमने आज हमारे इस पाठ में वर्ण विचार में व्यंजन को जाना, स्वर को जाना और सभी मात्राओं को जाना। आप सभी क्या करेंगे, इन सभी को समझ के और लिखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आ पाए। तो ओके बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार।